एक तरफ जहां कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की एमएसपी की मांग को लेकर महापंचायत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान नेताओं और विपक्ष को कड़ी नसीहत दी है। पिपली में सूरजमुखी की एमएसपी की मांग को लेकर हुई महापंचायत पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष और किसान नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि यूपी और पंजाब के किसान नेता हरियाणा को अखाड़ा न बनाएं। हरियाणा सरकार की नीतियां किसानों के हित में है। सूरजमुखी के मामले में वे हरियाणा सरकार अकेली सरकार थी जिसने कहा था कि भावांतर भरपाई का पैसा डालेंगे, एफएड के द्वारा इसकी खरीद करेंगे और किसान को घाटा नहीं होने देंगे। उसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के आदेश के द्वारा प्रशासन ने रास्ता खुलवाया और मैं ये समझता हूँ कि किसान के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो हरियाणा को अखाड़ा ना बनाएं, चाहे वो पंजाब के नेता हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हों। हरियाणा सरकार की किसानों के हित में नीतियां जो हैं वो और प्रदेशों से बेहतर हैं। कल ही हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 20,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का वहाँ पर सूरजमुखी के तेल निकालने का मिल भी लगाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी का शिलान्यास कल किया गया गन्नौर के अंदर। दक्षिण हरियाणा में बाजरा भावांतर भरपाई का पैसा हमने दिया है जो और प्रदेशों ने नहीं दिया। केंद्र सरकार ने भाव बढ़ाए हैं और इसका किसानों को फ़ायदा हो रहा है। जितनी किसान हितैषी नीतियाँ हमारी हैं और किसी प्रदेश की नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र को ही अखाड़ा बनाना चाहते हैं और किसान को वो बदनाम करना चाहते हैं। वहीं जेपी दलाल के इस बयान के बाद देखना ये होगा कि आखिर किसान संगठनों और विपक्ष की ओर से इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर हाल ही में कुछ दिनों से जो है तकरार जो है देखने को मिल रही है। इसी बीच चंडीगढ़ के अंदर जेजेपी दल विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ के अंदर की गई है। इस बैठक में जेजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि पिछले समय में हुए पार्टी कार्यक्रम पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अबहार क्षेत्र में रैली की जाएगी। जुलाना में 2 जुलाई से रैली की शुरुआत होगी और अगस्त तक 5 लोकसभा क्षेत्रों में रैली होगी। गठबंधन में चल रही तकरार पर उन्होंने कहा कि भविष्य में गठबंधन पर फैसला दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप रहेगी। आगे गए आज के जो मीटिंग में फैसले लिए गए कि जो लोकसभा को देखते हुए, क्योंकि चुनावी मोड का ये साल शुरू हो चुका है, जो 10 लोकसभा के लिए हर लोकसभा के अंदर हम एक अपनी पार्टी की मजबूत रैली करेंगे और उसकी शुरुआत हम सोनीपत पार्लियामेंट से जो 2 तारीख को समय अभी जो हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है समय 2 तारीख का लगभग तय है, 2 जुलाई का स्थान अभी वहाँ के हमारी जो विधायक जी हैं जुलाना से इनके आग्रह पे जुलाना में हाँ जी सोनीपत पार्लियामेंट की मीटिंग एट जुलाना इज पार्ट ऑफ सोनीपत पार्लियामेंट। देखिए वो अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने पार्लियामेंट की तैयारी कर रही है। चौधरी अभी एक करके प्लीज अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हम अगला चुनाव गठबंधन में जाएंगे। अपने लेवल पे अपने संगठन की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कर रही है। इसी प्रकार से हम हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो विधायकों से मिलना है, जब उनको पार्लियामेंट में जाना है वो समय तय करेगा शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों को। भले ही बबली गठबंधन पर उठते सवालों को लेकर ना कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस बैठक को जो है गठबंधन से कहीं न कहीं जोड़कर जो है देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दूसरे दिन करनाल में प्रवास कई बड़ी सौगातें लेकर आया। मुख्यमंत्री ने न केवल करनाल के लिए बल्कि पूरे प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी सौगातें देने का काम किया। खास तौर पर पद्म भूषण अवार्डी के लिए उन्होंने 10,000 रुपये मासिक पेंशन और साथ साथ वोल्वो बसों में फ्री यात्रा पास की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा न केवल करनाल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सौगातों से भरा रहा। करनाल के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के लिए कई घोषणाएं की हैं।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में पद्म अवार्डियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। पद्म अवार्डियों के लिए वॉल्वो में भी फ्री यात्रा की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई है। हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वॉल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे पद्म श्रेणी पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपये महीने का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल प्रवास के दौरान दूसरे दिन भी जन संवाद किया, लोगों की समस्याएं सुनी, उनका मौके पर ही समाधान करवाया, साथ ही प्रदेशवासियों के लिए कई घोषणाएं भी की। अपने करनाल दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है एक्शन मोड में नजर आए। दुर्व्यवहार की मिल रही शिकायतों को लेकर 2 SHO पर कार्रवाई करते हुए 1 SHO को सस्पेंड कर दिया। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने अपने करनाल दौरे के दौरान करनाल वासियों को कई सौगात दी। वहीं अपने दौरे के दौरान सीएम एक्शन मोड में नजर आए और व्यवहार को मिल रही शिकायतों के चलते सदर थाने के SHO मनोज वर्मा को सस्पेंड कर दिया और सिटी थाने के SHO कमलदीप राणा का भी तबादला किया। इसके साथ ही उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का भी तबादला किया है। व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने DGP को कह करके और 1 SHO को सस्पेंड किया है, 1 SHO और 1 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है, जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। वहीं जहां सीएम ने एक तरफ बड़ा एक्शन लेते हुए 1 SHO को सस्पेंड और 1 को ट्रांसफर किया, वहीं प्रदेश की जनता की समस्याएं सुनते हुए उनको जो है मौके पर निपटारा भी किया। करनाल दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने मशहूर लेखक मनोज मुर्तशिर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आ रही फिल्म आदि पुरुष को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। अपने करनाल दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल की प्रसिद्ध लेखक मनोज मुंतशिर से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को आदि पुरुष फिल्म की कुछ झलकियां भी दिखाई। मुख्यमंत्री ने फिल्म के लिए मनोज मुंतशिर को शुभकामनाएं दी। मुलाकात को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैंने उनकी फिल्म का ट्रेलर देखा, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे भी मदद की बात की। चंडीगढ़ जाकर देखेंगे कि उनकी इस फिल्म को लेकर क्या मदद की जा सकती है। आदि पुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है, वो भी जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद रिलीज होने जा रही है, तो 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बता। मनोज मुर्तशिर की ओर से फिल्म को लेकर मदद की बात रखने पर सीएम मनोहर लाल की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नजर आई है। अब ऐसे में हो सकता है कि इसको लेकर सीएम मनोहर लाल कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। एक तरफ जहां करनाल में सीएम एक्शन मोड में नजर आए, दूसरी तरफ प्रदेश की ओर से पीएफओ की अनुदान राशि में गड़बड़ी होने पर 10 बागवानी विभाग के कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रदेश में एफपीओ की अनुदान राशि में गड़बड़ी होने के चलते हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग के 10 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। रूल 7 के तहत 4 पर चार्जशीट भी फाइल हुई है। वहीं रूल 8 के तहत 6 सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसके चलते डिपार्टमेंट के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सैनी, अतिरिक्त ई निदेशक रणवीर सिंह, भिवानी के जिला बागवानी अधिकारी, दादरी के जिला बागवानी अधिकारी, फतेहाबाद और हिसार के जिला अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इन कर्मचारियों को पीएफओ के नाम पर मंजूर होने वाली अनुदान राशि किसानों के खाते में जमा नहीं कराई। सरकार की तरफ से गुप्तचर विभाग ने जांच के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा किया। G20 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलीगेट्स को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ कमरे में ना रहें बल्कि काशी को घूमें, काशी की अनुभूति करें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 की आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य आर्थिक मंदी,
विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ, जलवायु परिवर्तन, दुनिया में बढ़ती गरीबी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करना है। बता दें कि ये बैठक तब हो रही है जब वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर नई चुनौतियां पैदा होने का खतरा बन गया है और G20 के कई सदस्यों की आर्थिक विकास दर के प्रभावित होने के भी संकेत साफ मिलने लगे हैं। G20 सम्मेलन के तहत वाराणसी में सोमवार को आयोजित विकास मंत्रियों की बैठक से पहले पीएम मोदी का विशेष वीडियो संबोधन हुआ। पीएम ने कहा कि मैं लोकतंत्र की जननी के सबसे पुराने जीवित शहर बनारस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये G20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए उपयुक्त स्थान है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। दुनिया के विकास में भारत हर संभव मदद को तैयार है। भारत अपने अनुभव बांटने को तैयार है। दुनिया को बचाने के लिए पर्यावरण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हम नदियों, पेड़ों का सम्मान करते हैं। Democratization of technology is an important tool to help bridge the data divide. In India, digitalization has brought about a revolutionary change. Technology is being used as a tool to empower people, make data accessible and ensure inclusivity. India is willing to share its experience with partner countries. विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत की तरफ से विकासशील और गरीब देशों से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया जाना है। इसमें जो फैसले किए जाएंगे उन पर सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महाअधिवेशन के दौरान सहस्त्राब्दी लक्ष्यों SDG को लेकर होने वाली बैठक में चर्चा होगी। वाराणसी बैठक में मुख्य तौर पर 2 विषय रखे गए हैं। इसमें एक है SDG के लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर साझा कार्य योजना और दूसरा हरित विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आयोजित G20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ विकास पर भारत के दृष्टिकोण की चर्चा की। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है और प्रदेश में पिछले कई दिनों से कभी बारिश तो कहीं तेज धूप देखने को मिल रही है। वहीं आने वाले कई दिनों में भी मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। प्रदेश में बीते कई दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है, जिसके चलते प्रदेश वासियों को कभी तेज गर्मी तो कभी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम को लेकर वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिनों फिर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है और मौसम भी कुछ दिनों तक इसी तरह परिवर्तनशील रहेगा। आपको बता दें, बीते दिनों में हुई बारिश से प्रदेश में कई जगहों पर तापमान में करीबन 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अब मौसम 14 जून तक परिवर्तनशील रहेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ के इस दौरान आने के कारण राज्य के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में कहीं-कहीं हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। भले ही वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अगले कई दिन मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है और प्रदेश में कई हिस्सों में जो है बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश से तापमान बढ़ने की जो उम्मीद है वो वैज्ञानिक कम ही जता रहे हैं। WTC के फाइनल में भारतीय टीम की करारी हार हुई, जिसके बाद अब क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और इसी बीच अब आमने सामने नजर आ रहे हैं भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और पूर्व कोच रवि शास्त्री। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच और पूर्व हेड कोच आमने सामने हो गए हैं। भारतीय टीम को ओवल में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों से हराकर विश्व भर में इतिहास रचा है। अब कंगारू टीम दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम बन गई है जिसके पास सभी ICC ट्रॉफी है। इस हार के बाद में कई खामियों को स्वीकार किया
ओवल में मिली इस शर्मनाक हार के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि टीम के खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रैक्टिस का समय नहीं मिला। अगर वह कम से कम इस मैच से 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड पहुंचते और कुछ अभ्यास मैच खेलते तो परिणाम कुछ और हो सकता था। राहुल द्रविड़ के इस बयान पर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने असहमति जताई। शास्त्री ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के विचारों में बदलाव होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको 20 दिन तभी मिलेंगे जब आप आईपीएल से बाहर हो जाएंगे। यह आपकी पसंद की बात है। बीसीसीआई को आगे का रास्ता तय करने के लिए आईपीएल टीमों के साथ बातचीत करनी होगी। बता दें कि 29 मई को आईपीएल का फाइनल खेला गया था। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली और कई खिलाड़ी 7 जून से मैच शुरू होने के करीब 1 हफ्ते पहले ही लंदन पहुंचे थे। वहीं रवि शास्त्री ने बीसीसीआई से एक खास नियम बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आयोजन आईपीएल के बाद जून के महीने में होता है तो उस सत्र में इस लीग के फाइनल में पहुंचने वाली फ्रेंचाइजीज के लिए कुछ नियम होने चाहिए। कुल मिलाकर के इस हार के लिए आईपीएल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब मुख्य मुकाबलों में भारतीय टीम को करारी हार झेलनी पड़ी हो और आईपीएल पर सवाल उठे हों। इसी बीच अब रवि शास्त्री ने आईपीएल को लेकर के नए नियम बनाने की मांग कर डाली। फ्रेंच ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को हराने के साथ ही जिस तरीके से जोकोविच ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, उससे उनकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है। इसी जीत के साथ जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है। फ्रेंच ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को हराने के साथ ही जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। 36 साल के जोकोविच के नाम अब रिकॉर्ड 23 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में दिग्गज टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। नडाल के नाम कुल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोजर फेडरर हैं। उनके नाम कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है। फ्रेंच ओपन के फाइनल में जोकोविच ने रूड के खिलाफ 7-6, 6-3, 7-5 से जीत दर्ज की। ये मुकाबला 3 घंटे 13 मिनट तक चला। जोकोविच ने अपने टेनिस करियर में तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। वो टेनिस के इतिहास में चारों ग्रैंड स्लैम कम से कम 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा उन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 बार विंबलडन और 3 बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद नोवाक जोकोविच काफी खुश नजर आए। उन्होंने खिताब जीतने के बाद दुनिया भर के युवाओं से कहा, मैं यहाँ मौजूद हर युवा, चाहे वो टेनिस के खेल में हो, कोई और खेल में अपनी संभावना तलाश रहे हो या करियर में कुछ और कर रहे हो, उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा। मैंने 7 साल की उम्र से ही विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने और वर्ल्ड नंबर 1 बनने का सपना देखा था। मैं भाग्यशाली हूँ कि आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं सभी युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि खुद पर भरोसा करें और अपना भविष्य तय करें। जोकोविच की उपलब्धि पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल फाइनल जीतने के लिए जोकोविच को बधाई, जो उन्हें टेनिस इतिहास में सर्वाधिक पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताबों का विजेता बनाता है। बताते चले कि जोकोविच इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी खिताब जीत चुके हैं। ऐसे में वो साल के चारों ग्रैंड स्लैम जीतने की राह पर है। वो साल 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतकर उसके करीब पहुंचे थे, लेकिन यूएस ओपन फाइनल में दानिल मेदवेदेव ने उन्हें हरा दिया था। ऐसे में जोकोविच की कोशिश इस साल सभी ग्रैंड स्लैम जीतने की होगी। ये कारनामा अब तक सिर्फ महान टेनिस प्लेयर रॉड लेवर ने किया है, जब उन्होंने साल 1969 में सभी खिताब जीते थे। नोवाक जोकोविच के इस उपलब्धि पर जहां देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई देश की दिग्गज बड़ी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। खेल जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक की हस्तियों ने जोकोविच के इस उपलब्धि पर उन्हें सराहा है और उनके इस खुशी में खुश हुए हैं। यूके मेडिकल जर्नल लैसेंट में प्रकाशित आईसीएमआर की स्टडी को लेकर डायबिटीज भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। स्टडी के अनुसार डायबिटीज के मरीज भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा है।
यूके मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित ICMR की एक स्टडीज भारत के लिए काफी डराने वाली है। स्टडी के अनुसार भारत में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, जबकि साल 2019 में करीब 7 करोड़ के करीब था ये आंकड़ा। स्टडीज में बताया गया है कि कुछ राज्यों में आंकड़े स्थिर हो गए हैं, वहीं कई राज्यों में ये तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में तेजी से डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, स्टडी के अनुसार भारत में डायबिटीज को लेकर गोवा, पुडुचेरी और केरल के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। दूसरी तरफ अगले कुछ वर्षों में यूपी, MP, बिहार और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ने का खतरा है। इन राज्यों में स्थिति चिंताजनक। गोवा 26.4%, पुडुचेरी 26.3%, केरल 25.5%। स्टडीज के मुताबिक डायबिटीज का राष्ट्रीय औसत 11.4% है और डायबिटीज ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में अधिक खतरनाक स्थिति में है। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवन शैली, जीवन स्तर में सुधार, शहरों की ओर पलायन, अनियमित काम के घंटे, गतिहीन आदतें, तनाव, प्रदूषण, भोजन की आदतों में बदलाव और फास्ट फूड की आसान उपलब्धता कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में डायबिटीज बढ़ रही है। डायबिटीज से कैसे बचें? वजन ना बढ़ने दें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, धूम्रपान न करें, योग और एक्सरसाइज जरूरी, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहें। डायबिटीज के बढ़ते मरीजों को लेकर पहले भी कई शोधों में चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे में ये स्टडी भी एक चिंताजनक आंकड़े सामने लेकर आ रही है और ये खतरे के लिए एक अलार्म है।